में कोई दम नहीं है। अब सुनो ध्यान से, स्टेट एग्जाम जब आप भरते हो, बीपीएससी का जैसे बात करें या यूपीपीसीएस की बात करें, बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में स्टेट बहुत ज़्यादा नहीं आता है राजस्थान वगैरह के मुकाबले। राजस्थान या एमपी या झारखंड ये सब जब भरोगे स्टेट एग्जाम, उनमें स्टेट बहुत ज़्यादा होता है। राजस्थान में तो आधा पेपर स्टेट होगा, बीपीएससी में लगभग 20%, यूपीपीसीएस का पेपर और बिहार पीसीएस का पेपर उठा के देखो अपर का, तो उसमें 20% के आसपास तुम्हें बिहार लोकल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कोई पेपर उठा के देख लो, अगर ऐसा नहीं तो मुझे बताओ सामने, हेजिटेट नहीं करना है। कोई पॉइंट तुम्हें लग रहा है सर मैच नहीं कर रहा है, मैंने बहुत पेपर देखा, तो मुझे सीधा बताओ। 15 में 16 का पेपर देख लो, 18 का पेपर उठा के देख लो, एक में आए हैं 22 क्वेश्चन, एक में आए हैं 14 क्वेश्चन बिहार लोकल, मैच कर सकते हो एजिटिस। एक में 22 है, एक में 14 क्वेश्चन है बिहार पीसीएस अपर में। तो अपर वाले में तो 20% के आसपास मान के चलो, इतना बिहार लोकल पूछेगा। बाकी जो तुम्हारा जीएस पूछेगा वो इंडिया का नेशनल है, जो सारे एग्जाम में कॉमन है, एसएससी में भी, आरआरबी में भी और बीपीएससी यूपीपीसीएस में भी, वो सब एग्जाम में कॉमन जीएस है, सब में वैसे ही आएगा। फिर अगला एरिया बीपीएससी एईएन और जेईएन, एई और जेई वाला जो पेपर होता है बीपीएससी का, जब मैं पढ़ाने आया था लास्ट ईयर, बीपीएससी बैच भी कराया था मैंने, तो उसमें कहा था मैंने कि लोकल ज़्यादा नहीं रहेगा। मैंने पहले ही कहा था आपके एग्जाम में लोकल ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपके लेवल पे 10th के क्वेश्चन बहुत होते हैं, 9th-10th के साइंस के क्वेश्चन बहुत पूछता है कि डायनेमो क्या होता है, या रेक्टिफायर का क्या काम है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन क्या मतलब है, या बेकलाइट किस चीज़ से मिलकर बना है, ये तो क्वेश्चन पूछता है सर। तो साइंस के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं एईएन और जेईएन में, बिहार लोकल ज़्यादा नहीं आता। तो एईएन और जेईएन की बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो लोकल ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्री का पढ़ रहे हो तो लगभग 20% लोकल आएगा, बाकी सारा जो 80% है वो आपके एसएससी की तैयारी से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सबका सिलेबस सेम ही है। बायो अगर रहेगा तो बायो बिहार का बायो थोड़ी है, बायो बायो ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री बिहार का लोकल नहीं होता, वो तो वही सब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है? बाकी जो बिहार के लोकल टॉपिक है, बिहार कब बना, यहाँ की असेंबली के बारे में कुछ पूछ लिया, कोई स्कीम बिहार ने चलाई है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। और 8-10 महीने में जो करंट हुआ होता है गवर्नमेंट स्कीम, पक्का क्वेश्चन होता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गई बीपीएससी की बात। अब आ जाओ एसएससी में। एसएससी का एग्जाम कुछ क्वेश्चन सिविल सर्विसेज से भी ज़्यादा कठिन है, समझ पाए? एसएससी सीजीएल और एसएससी जेई, कुछ क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो सिविल सर्विसेज से भी ज़्यादा कठिन होंगे। क्योंकि सीजीएल का पेपर अगर हम बात करें तो उसमें 4 सेक्शन आपके, एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। एप्टी रीजनिंग जिन बच्चों का अच्छा है वो पूरे पूरा स्कोर कर देते हैं, वहाँ पे कट ऑफ नीचे नहीं गिरा सकता एसएससी। इंग्लिश जिनका ठीक है, कॉन्वेंट वगैरह से पढ़े हुए हैं, वो भी बन जाता है। अकेला जीएस ऐसा एरिया है जहाँ पर कट ऑफ नीचे लाते हैं, जीएस अकेला ऐसा एरिया है जहाँ पर कट ऑफ नीचे गिराते हैं। 20% एरिया जीएस में लगभग ऐसा होगा जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, किसी एग्जाम में कभी आया भी नहीं होगा, कभी नहीं पूछा गया, वो क्वेश्चन नहीं करना। एसएससी के पेपर में ध्यान रखना है कि 20% क्वेश्चन लगभग ऐसे होंगे जो कभी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अब हमें बात करने की बजाय एग्जाम्पल देके चले। एक बार क्वेश्चन आया, देखो नालंदा यूनिवर्सिटी ये 5th सेंचुरी एडी में बनवाई गई थी गुप्त डायनेस्टी के रूलर कुमारगुप्त के द्वारा, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाई गई थी 5th सेंचुरी एडी। एडी का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेथ नहीं होता, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी मतलब होता है। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है कि नालंदा कहाँ पर है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट का पार्ट है, किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन है। उसमें लाइब्रेरी हुआ करती थी जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उसको जला दिया गया था। एसएससी ने पूछा था लगभग कितनी किताबें जला दी गई थी। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, एब्सर्ड क्वेश्चन है। ये एग्जांपल है एब्सर्ड क्वेश्चन। तो मैं तो तुम्हें बता दूं कि लगभग 3 लाख से 5 लाख किताबें जलाई गई थी, पर तुम ऐसे कैसे याद रखोगे? अगली बार कुछ और पूछ लेगा। ये एब्सर्ड क्वेश्चन होते हैं, कितना भी पढ़ लोगे ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाते। और एक एग्जांपल देता हूँ, यूनाइटेड नेशन जो संस्था बनी थी, संयुक्त राष्ट्र, ये जब बना था तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर जो बना, उस चार्टर में क्या क्या था? प्रीएम्बल था और 19 चैप्टर थे। प्रीएम्बल था और 19 चैप्टर थे। पूछा गया उनमें कितने नंबर ऑफ आर्टिकल लिखे थे? 111। आंसर मुझे तो पता, मैं एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ, और आपके लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 111 आर्टिकल लिखे तो आप क्यों याद करोगे इसको? अपना कॉन्स्टिट्यूशन याद हो जाए उतना ही बहुत। पॉलिटी अपने आप में सब्जेक्ट है, अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाए, अपना ही क्वेश्चन समझ में आ जाए, वही बहुत है। वो पूछ रहा है यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन, कभी पूछ लेगा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन,
ये क्वेश्चन जानबूझ के रखे जाते हैं कट ऑफ को नीचे लाने के लिए, इनको नहीं करना होता। और यहीं पर तुम घूमते रहते हो एसएससी के पेपर में, इन्हीं में लगे रहते हो। तुम उनको ना भी करो तो भी जितना पेपर जीएस का पढ़ के गए हो उतने में सिलेक्ट हो जाओगे। सबसे खतरनाक चीज है कंपटीशन में नेगेटिव मार्किंग। बार बार मैं जोड़ देता हूँ इसी बात पे, कंपटीशन सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, रिजेक्शन प्रोसीजर है। कंपटीशन सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, रिजेक्शन है। 1.5 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, एसएससी में 10 लाख फॉर्म भर रहा है, पर सीटें तो बहुत कम है। तो बल्क में लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है कि रिजेक्ट किया जा रहा है? रिजेक्ट किया जा रहा है। और रिजेक्ट करने का सबसे मेन टूल, सबसे मेन हथियार उनके पास है नेगेटिव मार्किंग। सबसे खतरनाक चीज है। पेपर अच्छा खासा आप करके आए हो, 50% पेपर आपने कर दिया, 60% पेपर कर दिया, अब उसके बाद लास्ट मोमेंट पे सोचोगे कट ऑफ बढ़ जाएगी, लाओ पेपर फिर देख लेता हूँ, फिर देखे और तुक्के लगाने लगे कि लाइन से 5 नहीं आते, सब में बी लगा देता हूँ, 2 ठीक हो जाएंगे, क्या पता, कुछ नहीं सही सारे गलत हो जाएंगे। और तुक्का लगाने का मन क्यों करता है कि पेपर करने बैठे 1 घंटे 50 मिनट पेपर कर लिए, 10 मिनट बचा, अगल बगल देखे तो लग रहा है बहुत स्पीड से लोग बबल भर रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये तो पहले सिलेक्ट हो जाएगा, मैं ही कुछ कम करके आया हूँ, पेपर तो बड़ा सिंपल आ गया। ये सब नहीं करना है, जितना पेपर तुम करके आए उतना ही सॉल्व करके चले आना, तुक्का नहीं लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैसे हम पॉजिटिव मार्क्स को बढ़ाएं और बचाएं, और नेगेटिव उसमें से कम हो। थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा, तुम गेट का पेपर दो, चाहे ईएस कोई पेपर दो, कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होगा ही होगा। 100% परफेक्शन आता नहीं, पर तुक्का लगा के नेगेटिव हो जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। और जिन लोगों ने पेपर दिए हैं पहले, कभी अपने पॉजिटिव मार्क्स चेक करना और नेगेटिव मार्क्स चेक करना। सिर्फ अगर तुम नेगेटिव ना किए हो तो सिलेक्ट हो जाते। कभी भी खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि सर इतने नंबर मेरे पॉजिटिव आए थे, इतने माइनस आए थे, ये माइनस ना किए होते तो सिलेक्ट हो गए, मतलब माइनस में तुमको बाहर किया है कंपटीशन में। गेट का पेपर जब दोगे देखना रिजल्ट आने के बाद कितना माइनस किए हो, माइनस ही बाहर करेगा। तुक्का नहीं लगाना, तुक्का केवल तब लगाना इसी क्वेश्चन पे अगर तुमको 80% तक श्योरिटी लग रही है। कई बार होता है सर 2 ऑप्शन ए और डी लग रहा है, दोनों में क्या टिक कर दूं? अगर बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में अटक गए, 80% से ज्यादा श्योरिटी लगे तो रिस्क लेना, कोई भी क्वेश्चन में रिस्क लेना पड़ेगा, पर 50-50% चांस है उनको मत करना। 50-50% अगर चांस है उन क्वेश्चनों को नहीं करना चाहिए। ठीक है पूरी बात? यहाँ तक कोई कुछ ना समझाओ तो बताया पहले। अब अगला पॉइंट सुनो, ये बहुत डाउट रहता है कि सर जीएस के नाम पे मैं लूसेंट पढ़ लेता हूँ। जीएस के लिए अगर तुम्हें तैयारी कर ही रहे हो, बीपीएससी मान लो तुम्हारा टारगेट है 1 साल का, या तुम्हें सिविल सर्विसेज देना है तुम्हारा 1 साल का टारगेट है, या एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, मैं कुछ बेसिक बुक्स बोलता हूँ, उनसे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा तैयारी कैसे की जाए। जीएस के लिए बिगिनर, बिल्कुल आज पहला दिन आप तैयारी शुरू कर रहे हो और आपने कहीं कोचिंग भी नहीं की है, बड़ी कोचिंग में आप एडमिशन ले लेते हो, तो आपको क्या लगता है क्या वो एमपी एमएलए का डिफरेंस बताते हैं? भाई मैं जैसे पढ़ाता था या कुछ और टीचर जो हैं वो तो पूरी जान लगा रहे हैं बच्चे के पीछे, घड़ी देख के नहीं पढ़ाते। कई बार तुम देखो घड़ी देख के पढ़ाया जाता है, मैं तो घड़ी देख के नहीं पढ़ाता, मैं हमेशा डबल टाइम देके पढ़ा रहा हूँ। पर हर जगह चाहे बड़े नाम, जितने बड़े इंस्टीट्यूट के आप नाम ले लो, सिविल सर्विसेज वगैरह में भी जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, आपको क्या लगता है कि टीचर वहाँ एमपी एमएलए का डिफरेंस बताएगा? बिल्कुल। वो ये मान के चलते हैं कि आपको बेसिक पता है, और जो लोग कोचिंग किए उनको पता, उनको समझ में भी आ रहा होगा। कई सब्जेक्ट में आपका लेवल नहीं था और टीचर डांटता है, अरे सीधे डाउट पूछ रहे हो, बैठो तुम बेवकूफ हो। अरे यार बच्चा पहली बार पढ़ने आया, अगर वो इतना तेज होता तो कोचिंग आता क्यों? अगर बच्चे का इतना ही लेवल होता तो कोचिंग क्यों आता? फिर क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। जो बच्चे को बचपन से सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली की तरफ से, फैमिली की कंडीशन नहीं थी, कभी कोचिंग गया ही नहीं, जैसे तैसे स्कूल पास किया, उसका क्या स्कॉलरशिप टेस्ट लोगे तुम? जो बचपन से रिसोर्सेज नहीं मिले हैं, जो पढ़ाई नहीं है, जिसका बेसिक नहीं अच्छा रह पाया, गलती उसकी नहीं थी, कंडीशन नहीं थी, कोचिंगों की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता था, और उसका स्कॉलरशिप टेस्ट करा के निकालोगे तो तुम किसको निकाल रहे हो? जो रियल नीडी है वो तो आया ही नहीं, जो वाकई में नीडी था वो तो पहले बाहर हो गया, मतलब वो वहाँ पे भी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो ये क्राइटेरिया सही नहीं है। फाइनेंशियल एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, फाइनेंशियल, मेरा अपना मानना है एक ही क्राइटेरिया, अगर आपको रियल नीडी लोगों को लाना है तो एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, फाइनेंशियल आधार होना चाहिए और कोई आधार नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले ही बेचारा को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला तो वो नहीं ग्रो कर पा रहा, अब भी उसको अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो उसका फ्यूचर खत्म हो गया। ठीक है, अब कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, नहीं कोचिंग कर पाया, या कोचिंग आगे जाकर ज्वाइन भी करेगा, कुछ बेसिक किताबें आपको पढ़ लेनी चाहिए, कुछ बेसिक किताबें हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ लेनी चाहिए, वहाँ से आपका दिमाग खुलेगा, वहाँ से आप समझ पाओगे।
बिल्कुल बेसिक बुक्स, कोई हाई फाई किताब नहीं। कई बार जानबूझ के क्या होता है, क्लास करने गए, टीचर ने बता दिया ये किताब पढ़ लेना, दो चार नाम ऐसे जापानी भाषा में बोलेगा कि जुबान टेढ़ी हो जाए, बोलने में रिपीट ही ना कर पाओ, टीचर से भी कह दो दोबारा बोलो, दोबारा रिपीट ही नहीं कर पाएगा। कोई हाई फाई नहीं, बिल्कुल सिंपल किताबें पढ़ो। देखो मैं बताता हूँ कुछ बुक्स, चाहे आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो या एसएससी दे रहे हो, जहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पूछता है तो एक बार में क्या पढ़ लो कि तुम्हें लूसेंट ना पढ़ना पड़े, और लूसेंट वगैरह गलतियाँ भी हैं। अब मेरे पास इतना टाइम रहा नहीं कि मैं जीएस की पूरी एक किताब लिखूं, और अगर मैंने कहीं लिखी भी है तो वो मेरे नाम पे नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे टाइम अगर आगे, तो टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम अगर अलाउ करेगा तो देखेंगे, क्योंकि जीएस की अच्छी किताब अवेलेबल है नहीं। सबसे पहले क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी लोग क्या कह देते हैं सिविल सर्विसेज वालों को, छठी से लेकर 12वीं सारी एनसीईआरटी पढ़ लो। क्यों पढ़ लो सारी किताब? छठी 7वीं की जो एनसीईआरटी है और 8वीं वाली दोबारा 9th में कवर कर रखी है, 9th 10th का डाटा फिर 11th 12th में कवर हो रखा है, तो पूरा क्यों पढ़ना है? सिर्फ 4-5 एनसीईआरटी वही पढ़नी है, छठी से 12वीं सब नहीं। सिविल सर्विसेज के नाम पर इतना बेवकूफ बनाते हैं लोग, गार्बेज पढ़ाते हैं, गार्बेज। कम से कम 50% एरिया ऐसा होता है जो गार्बेज पढ़ाते हैं, टीचर खुद ही नहीं समझ पाता कि ये पढ़ाना ही नहीं पढ़ाना गार्बेज, क्योंकि मार्केट में इतना मैटर अवेलेबल है, और सिविल्स के नाम पे सिविल सर्विसेज है, बहुत बड़ा एग्जाम है, कुछ भी पढ़ा दो बच्चा पढ़ लेगा। पेपर आईआईटी वाले सिविल सर्विसेज बहुत निकालते हैं, उनके अंदर एक खूबी होती है, वो किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करते, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानते हैं। कंपटीशन निकालने के लिए किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हर एरिया की नॉलेज हो, तो वो स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं, प्लानिंग करके पढ़ते हैं, और हर एरिया की थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखते हैं, बजाय कि एक में मास्टरी हो गई बाकी दो को पता ही नहीं। कंपटीशन निकलता है हर एरिया का थोड़ा थोड़ा आपने टच किया हो और आपको बैकग्राउंड पता हो कितना कुछ, बजाय कि एक पे तो बहुत अच्छा कर लिया बाकी को पता ही नहीं, ठीक है। और सुनो, क्वालिटी पढ़ना हो, क्वालिटी किसी को अपने से पढ़ना है तो क्लास 11th की किताब है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो एनसीईआरटी की किताबें बहुत बड़े विद्वान लोगों की लिखी गई, वो बेवकूफ लोग नहीं जिन्होंने इतनी अच्छी किताबें लिखी है, क्योंकि वो बच्चे को 11th क्लास के बच्चे का लेवल मान के लिखी गई है, तो आप घर में भी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। बिल्कुल बेसिक किताब है, आप अपने से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगी। क्लास 11th की एनसीईआरटी कवर कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें समझ में आ जाएगा क्या एमपी, क्या एमएलए, क्या पार्लियामेंट। पतली किताब, ज़्यादा मोटी किताब भी नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है एनसीईआरटी, तो दोनों में मिल जाएगी, लैंग्वेज का चक्कर भी नहीं पड़ेगा। अब सिविल सर्विसेज जिसको देना होता है वो इस किताब को करने के बाद एम लक्ष्मीकांत, यही एक अच्छी किताब मार्केट में अवेलेबल होती है, इसको कर लो। एसएससी वगैरह के लेवल पे एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। सिविल्स है तो एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद एम लक्ष्मीकांत मैथ्रो हिल की किताब है, फिर वो पढ़नी चाहिए। ये दो किताब से सिविल्स में काम चल जाता है, कूड़ा कबाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, बढ़ाना नहीं है। कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं बढ़ा देना है, इतना उसको लिमिट कर देना है कि हम इतने में से कितना पढ़ें, लिमिट कर दो, तो ये दो किताब से क्वालिटी काम चल जाता है। अगला आ जाओ हिस्ट्री। हिस्ट्री की 3 बेसिक किताबें, एनसीईआरटी पुरानी वाली आती थी, मॉडर्न इंडिया, 3 पार्ट है हिस्ट्री में, एक होता है एंशिएंट, एक होता है मेडिवल, एक होता है मॉडर्न। यही सब इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे थे ना, ये कुछ और जानना? यही 3 चीजें, 3 किताबें हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न इंडिया ज्यादा पूछता है, हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन आएंगे 50% अकेला मॉडर्न इंडिया होता है। तो मॉडर्न इंडिया में एनसीईआरटी पहले पढ़ो, पुरानी वाली आती थी बिपिन चंद्रा, एक बिपिन चंद्रा की मोटी किताब भी आती है, वो नहीं, मोटी वाली नहीं बोल रहा हूँ, पतली वाली एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी ऑनलाइन मिल जाएगी, पीडीएफ सब अवेलेबल है। तो ओल्ड एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा, मॉडर्न इंडिया। मेडिवल इंडिया के लिए किताब है ओल्ड एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत, जिसमें खिलजी विलजी सब पढ़ते हो, मुगल, तो ये मेडिवल इंडिया, सतीश चंद्रा। और तीसरी किताब है एंशिएंट इंडिया, जिसमें हड़प्पा, आर्यन, वेद, ये सब बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य डायनेस्टी ये सब लिखा होगा। एंशिएंट इंडिया, उसके लिए किताब है आर.एस. शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी है। तो 3 किताबें हमने बताई, मॉडर्न इंडिया की बिपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी, मेडिवल की सतीश चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी, और एंशिएंट में आर.एस. शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी। ये 3 किताबें करने के बाद अगर मॉडर्न इंडिया सिविल्स के लिए पढ़ना है तो खाली एक पतली सी किताब जोड़ दो, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पतली सी किताब आती है, तो क्वेश्चन उससे बन जाते हैं मेडिकल के, और सॉरी मॉडर्न के। मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम आती है, उससे काम चल जाता है, ठीक है। पूरी बात 3 एनसीईआरटी पढ़नी, उसके बाद मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम पतली सी किताब है, वो पढ़ लो, उसके से हो जाएगा।
एक आता है टॉपिक आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर की तमिलनाडु बोर्ड की किताब बहुत अच्छी है, तमिलनाडु बोर्ड की किताब है आर्ट एंड कल्चर, वो बहुत अच्छी किताब है इसकी। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। तीसरा आ जाओ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्लास 11 की 2 एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। एक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और एक है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सेल्फ स्टडी कोई कर रहा हो तो इनको पढ़ सकता है। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये 2 किताब से ज्योग्राफी आपका काफ़ी कवर हो जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी हो गया, ये सब हो गया। इकोनॉमी की बात आती है। इकोनॉमी आपको अच्छा करना है तो बिगिनर आपको इकोनॉमी समझने का टॉपिक है पूरा का पूरा, अपने से कर रहे हो